मालेगांव शहर में इस हल्ला बोल जलसे की सदर साहब अभी बहुत अच्छी तकरीर कर रही थी। हमारी बहन शान हिंद निहाल अहमद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, रिजवान साहब, सुहेल अब्दुल करीम साहब, अतार हुसैन साहब, फिरोज़ आज़मी साहब, अकरम साहब, शकील फैज़ी साहब, इस्माइल साहब, मुहतरमा साजिदा साहिबा, कुल जमाती तंजीम के ज़िम्मेदारान कारी ज़ैनुल आबदीन साहब, रशीद सेठ साहब, अब्दुल रऊफ़ साहब, खुशनूद साहब, अनीस साहब, गुड्डू साहब, अमीन पटेल साहब, अकील साहब और यहाँ बैठे तमाम माले गांव के मोहतरम शख्सियत, दोस्तों, भाइयों और बहनों, कहते हैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। साथियों, मैं आ रहा था तो मैं मालेगांव के बारे में लगा देखने गूगल पे, तो ये गिरना नदी के किनारे मुंबई आगरा रोड पे बसा हुआ मालेगांव, जिसका जब सेंसस 2011 में हुआ था तो अंदाजन उसकी जो है अभी अंदाजन उसकी आबादी 8,17,000 के करीब है। बराबर है, 8,17,000। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि आज जो है पूरे महाराष्ट्र में लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई में 87.1% मालेगांव के लोग हैं। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। लिटरेसी में मालेगांव के पढ़े लिखे लोग 87.1% मर्द लोग हैं, जो महाराष्ट्र की एवरेज से सबसे ज्यादा है। और इसमें मर्दों में 93.3, और सबसे अच्छी बात है कि फीमेल लेडीज हमारी पढ़ी लिखी 89.81% लिटरेसी में औरतें भी आती हैं। आप सोचिए, कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं, कॉलेजेस नहीं खोले जा रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दी जा रही, उसके बाद भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। इस सिचुएशन में भी मालेगांव पढ़ाई में सबसे आगे है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिन्होंने तालीम की शुरुआत की थी, औरतों की तालीम, मुझे इस बात की खुशी है कि ये तालीम की मुहिम शुरू करने वाली फातिमा शेख और उस्मान शेख का ताल्लुक भी इसी मालेगांव से था, इसी मालेगांव से था। वो पैदा हुए तो यतीम थे। वो 1830 के आसपास जब यहाँ कहत पड़ा था तो मालेगांव के बुनकर यहाँ से कुछ चले गए थे पूना में। उस वक्त उनकी उम्र जो थी 8 साल की थी उस्मान साहब की, फातिमा शेख की उम्र 6 साल की थी, जो यहाँ से चली गई थी। पूना में मुंशी अब्दुल कादिर साहब जो टीचर थे, उन्होंने उनको पनाह दी और उस्मान शेख को ऐसे स्कूल में डाला गया था जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले भी वहीं पढ़ते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। उस्मान शेख एंड महात्मा ज्योतिबा फुले एक साथ एक ही स्कूल में थे। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले की शादी हो गई और उनकी बीवी जो है तालीम की तरफ जाने लगी, तो जो बड़ी जात के लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें तालीम में जाएं, खास तौर से दलित औरतें और मुस्लिम औरतें। तंग आ गए वो, उनको घर से, इनको जो है अपनी बीवी के साथ घर से निकलना पड़ा। तो जो सावित्रीबाई घर से निकली तो उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था सिवाय फातिमा शेख के। ये एजाज भी किसको जाता है? मालेगांव को जाता है। बहुत बधाई मालेगांव की सरजमीन को देना चाहता हूं। तालीम के लिए फातिमा शेख पहली बार जब स्कूल खुला, सावित्रीबाई ने स्कूल खोला जब उनकी जगह पे, तो पहली हिंदुस्तान में टीचर औरतों की कोई बनी तो फातिमा शेख बनी, जो मालेगांव की थी। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज चारों तरफ किसका नाम है? सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का, लेकिन कहीं भी आप नाम सुनते हैं उस्मान शेख का या फातिमा शेख का?
नहीं सुनते होंगे आप। अभी असेंबली में पिछले दिनों बजट में नाम लिया गया कि पूना में 50 करोड़ रुपया लगाकर वहां पर जो है एक यादगार बनाई जाएगी अपना इनकी सावित्री बाई की। तो मैंने खुल के कहा खड़े होकर के कि आपको शर्म आना चाहिए कि सावित्री बाई को जगह देने वाली पढ़ाई के लिए उसका नाम था फातिमा शेख, आपने आज तक उसका नाम क्यों नहीं लिया? नहीं नाम लिया उन्होंने। लेकिन मैं मालेगांव वाले से पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, मालेगांव वालों ने भी उनकी इज्जत उनके वकार में कोई काम नहीं किया? किया क्या? बताइए जरा मालेगांव वाले मुझे। भूल गए हम लोग उनको। लेकिन अगर आपने अबू आसिम को ताकत दिया, जिस तरह से मैंने मुंबई में मेरे इलाके में, अगर मुंबई जाएंगे, जब आप मुंबई में फ्री वे एक जगह है, देखा किसी ने फ्री वे? जहां सिग्नल नहीं, फ्री वे जब चेंबूर में आके उतरता है मेरे इलाके में, वहीं सामने मैंने 1 करोड़ रुपया लगाकर मैंने एक ऐसा म्यूरल, ऐसी यादगार बनाया फातिमा शेख की, उस्मान शेख की, इन लोगों की, कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी के बारे में उसमें, और सब उर्दू में भी बहुत बड़ा लिखा है वहां पर, आप आके देखिए। अगर आपने अबू आसिम को ताकत दिया, मैं मालेगांव में फातिमा शेख का बहुत बड़ी यादगार बनाने जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, और जब सुनिए दूसरी बात, मालेगांव के कितना जो मेरा, जब ये हमने ये बनाना शुरू किया तो हमारा महाडा का इंजीनियर कलीम शेख, जिसने इसमें आगे बढ़ के काम किया, वो भी मालेगांव का है। कलीम शेख का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसने इसमें मुझे काम करके दिया इसका। दोस्तों, मेरा मालेगांव मस्जिदों और मीनारों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह 400 मस्जिदें हैं ना यहाँ पे, 500 मस्जिदें हैं, ताली बजाकर स्वागत कीजिए। लेकिन कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। कब्रिस्तान 7 है यहाँ पर, बराबर 8, अल्लाह करम बढ़ती जा रही है। 7-8 ईदगाहें हैं मालेगांव में। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हर गली में 2-4 शायर हैं, उर्दू जानने वाले हैं, तो सिवाय मालेगांव के कोई जगह नहीं है। यहां पे मुसलमानों का तनासुब 79% है, 79% मुसलमान हैं, 21% में गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और दूसरे अपना बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, सब मिला करके तो यहाँ पर 79% मुसलमान हैं। तो मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, ये मेरा मालेगांव है, ये मेरा मालेगांव है। बुनकरों का शहर है, दिन रात बुनकर मेहनत करता है। सरकार गरीबी हटाना चाहती है, रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है। मैं इन बेशर्मों को बोलूं, आओ मालेगांव में जो हिंदुस्तान नंगे लोगों को कपड़ा पहनाते हैं, उनका रहने का घर अच्छा नहीं है, उनको रहने का घर अच्छा नहीं मिला आज तक। और इलेक्ट्रिक का बिल तो ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़। कल मैं हवाई जहाज से रात को आ रहा था, मुझे मिला एक आदमी जहाज में, उसने कहा मैं जो भिवंडी में जो चलता पावर उसका कंपनी है वो टोरेंट का, मैं फलाना आदमी हूँ। अरे मतलब तू ही है क्या? बोले मैं हूँ। उसने खुदा की कसम मुझे कहा, आसिम भाई मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन ऐसा बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं वसूली जाती है तो महाराष्ट्र में वसूली जाती है। इन्होंने बहुत कमजोर समझ लिया हमें। ये जहां जहां मुस्लिम इलाका है वहां ऐसी कंपनीज को ठेका दिया गया है जो कंपनीज मारवाड़ियों की तरह से पैसा वसूल कर गवर्नमेंट को दें। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार बिजनेस के लिए नहीं बनाई जाती है। सरकार बनाई जाती है किस तरह से जनता को आराम दिया जाए। जनता अगर परेशान है तो सब्सिडी के जरिया किसी तरह से भी जनता को आराम पहुंचाया जाए, उसको रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। दोस्तों, मैं आपको अहद करता हूं, आज आपने मुझे आजमाया है कि नहीं? आप जानते हैं कि नहीं अबू आसिम को? नहीं बोलिए।
मैंने अपनी जिंदगी खपा दिया मेरी कौम के लिए। खुदा की कसम, मुझे सियासत से कोई मकसद नहीं, मुझे सिर्फ अपने लोगों को जो दबे कुचले, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही ना, मैं इनको इस मुल्क में रहने का इज्जत के साथ जगह दिलाना चाहता हूं। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। ये हालत है आज। मेरी बहनें बुर्का पहन के जाती हैं, स्कूल में बेटियां जाती हैं, कहते हैं बुर्का अलाउ नहीं करेंगे, नंगी औरतें आएंगी उसको अलाउ कर देंगे। ये कानून बना रहे हैं। 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते। अगर 21 साल के पहले शादी किया ना तो जेल हो जाएगी। मैं 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में जाकर रहेगा तो उसको रोक नहीं है। ये हरामखोरी है कि नहीं? हरामखोरी है। अगर हरामखोरी कहीं होगी ना तो लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मुझे मेरे अल्लाह ने, मुझे मेरी शरीयत ने कहा है कि जिस दिन लड़का या लड़की बालिग हो जाए और उसका रिश्ता मिल जाए, और तुम रिश्ता मिलने के बाद भी शादी नहीं करो किसी बहाने से कि भाई और पैसा आ जाएगा तो थोड़ा बड़ी शादी करूंगा, या घर में किसी की शादी नहीं लगी उसकी लग जाएगी तो करूंगा, अगर इस तरह की चीजें किया ना और उस लड़के या लड़की ने कहीं गुनाह कर दिया ना तो उस गुनाह का जिम्मेदार उसके माँ बाप भी होंगे। उलमाए का नाम बैठे हैं, सही है कि गलत है ये? अगर रिश्ता मिल गया तो शादी फौरन कर देना चाहिए, नहीं किया ना तो गुनाह के साझीदार माँ बाप भी होंगे। और ये दिल्ली में बैठा हुआ कहता है कि हम कानून बना दिया है 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते। एक तरफ मेरे अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ इनका हुक्म है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 1400 साल पहले जो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलने की कोशिश करोगे ना तो हम कभी इसको मानने को तैयार नहीं होंगे। ये हो रहा है आज देश में। दोस्तों, मालेगांव इंडस्ट्रियल सिटी होना चाहिए था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होना चाहिए था। जो लोग पूरे हिंदुस्तान को कपड़ा पहनाते हैं उनके पास कपड़ा पहनने को नहीं है। जाइए देखिए, टीन के घरों में लोग हैं। 55% लोग आज भी झोपड़पट्टी में हैं, जिनका घर बहुत छोटा सा है। उसको घर आप नहीं कह सकते। काहे की सरकार तरक्की कर रही है? क्या तरक्की सरकार कर रही है? हम आपको अहद करते हैं, और अबू आसिम जो कहता है ना वो करके दिखाता है। चाहे दुनिया कुछ भी कर जाए उसको करके दिखाता हूँ। लेकिन मेरे पास असेंबली में ताकत नहीं है। मैं चिल्लाता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन जब वोटिंग होती है ना तो मेरे पास गिनने के लिए सर नहीं है असेंबली में। मेरा भाषण आप सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं असेंबली में उस वक्त अपनी ताकत, अपनी बात को मनवा सकता हूं जब मेरे साथ कुछ लोग और मेरे बगल में खड़े हो जाएं। और यकीन जाना दोस्तों, मैं आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। 145 नहीं चाहिए अबू आसिम को। मुझे किसी एक 145 जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ 6-7 दे दो ना, मैं सरकार को मालेगांव में बुलाकर घुटने पर नहीं खड़ी किया ना, मैं सरकार को इसी मालेगांव में पावर रूम के शेड के अंदर खड़ा करके घुटनों के बल खड़ा नहीं किया ना, अबू आसिम अपने बाप की औलाद नहीं, तुमको यकीन दिलाता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे होंगे लुक्के लफंगे पैसा मांगते होंगे, पैसा क्या जरूरत है यार। मैं जानता हूं इस्लाम। मेरे दादा भी मौलवी थे, इसी मालेगांव में आते थे चंदा जमा करने के लिए मदरसा इस्लाह का। एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख रुपया। शान शौकत कहां से आती भाई? पैसा कहां से आता है? हरामखोरी। आपने वोट दिया एमएलसी को, पैसा ले लिया। आज तक अबू आसिम ने किसी एक आदमी से वोट देने का पैसा नहीं लिया। कोई कह देना तो जूतों का हाथ मिलाओ। तो मुझे कहा है उलमाओं ने कि गवाही देने का पैसा लेना हराम है, जिस तरह सूद का पैसा लेना हराम है, इस तरह से किसी को वोट देने का पैसा लेना हराम है। और कोई लेता है तो अपने आप के बड़े बड़े आलिम कहलाते हो, और पर्दे के पीछे क्या करते हो मुझे नहीं मालूम। क्या
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं पिछली बार अकेला एमएलए था। पिछली बार मैं असेंबली में अकेला है। पहले मेरे 4 एमएलए थे, 3 हुए, 2 हुए, 1 हुए, फिर 2 हुए। पिछली बार अकेला था मैं अकेले बैनर लेके खड़ा रहता था, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। मैं ही कह रहा हूं, मैं ही जवाब दे रहा हूं, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन। चलो कोई आदमी नहीं पकड़ने वाला, एमएलए के अलावा दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता, कोई साथ देने को तैयार नहीं। इसलिए हमें कुछ ताकत चाहिए। अबू आसिम आज आया है मालेगांव में सिर्फ इसलिए, मुझे खुशी है। हम लोग छोटे छोटे थे, निहाल भाई को देखते थे 92 के बाद यहाँ काली पट्टी पहने रहते थे, बराबर ना। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत साल पहले बात है। और मैं एक बार पार्लियामेंट घूमने गया तो वहां बैठे थे, मुझे मेरी मुलाकात उससे हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं उनको बहुत जमाने से देखता था, लेकिन यकीन जानिए एक सेकुलर लीडर थे निहाल अहमद साहब, और जनता दल में थे। मेरे लीडर मुलायम से भी जनता दल में थे। और जब जनता दल टूटने लगी ना, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा चांस है अबू आसिम, लोहा गरम हथौड़ा मार दे। तो मैंने इन लोगों से बात किया कि आइए मेरे साथ। माशाल्लाह आ गए लोग मेरे साथ। एक बार मेरे साथ असेंबली में भेज दो, भेज दो। हाँ नहीं, एक बोलो, नहीं सुन रहा हूं। अरे टिकटवा दिया ना यार। सुनो सुनो, समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूं। मुझे टिकट देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा अबू आसिम तुमको जो करना हो महाराष्ट्र में करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्या चाहिए? ये वो पार्टी नहीं है कि सुनो ना, मैं सुनो, ये वो पार्टी नहीं है कि उनका अध्यक्ष तय करता है कि मैं फलाने को टिकट दूंगा, दिल्ली से फोन आए चल दूसरे को टिकट दे, फसड्डी। मेरे पास ये नहीं चलता भाई। अबू आसिम ने जो बोल दिया ना वो आखिरी बात है। दोस्तों, मैं मालेगांव की बात कर रहा था। 1857 की गदर में 50,000 लोग काट दिए गए थे मुसलमानों ने बड़ी ताकत के साथ इस मुल्क में फिर अंग्रेजों से लड़ा था। 50,000 लोग काट दिए गए थे। उस वक्त अवध था, यूपी नहीं था। अवध से उनके तमाम जिलों से लोग भाग भाग कर पनाह ढूंढ रहे थे। पनाह लेने के लिए इसी मालेगांव में आए वहां के लोग। मुबारकपुर, मऊ, बनारस, तमाम जगहों से भाग भाग के लोग आए थे पनाह लेने। और माशाल्लाह इस मालेगांव, भिवंडी, इन इलाकों ने उन मुसलमानों को पनाह दिया था। यहां पनाह मिली थी उनको। और दोस्तों, मुझे ये खुशी है जो जुल्म के शिकार हुए थे लोग, यहां पे आगरा रोड पर जो बस्तियां हैं, बुरहानपुर, मालेगांव, भिवंडी, मदनपुरा तक ये लोग आए। और ये इनकलाबी खानदान के लोग बुनकरों के काफिले में यहां आकर बुनकर का काम शुरू किया, यहां आबाद हुए। और मगर आने के बाद इनकी जज्बे जिहाद कम नहीं हुआ। भाग भाग के वहां यहां आए। लेकिन जब गांधी जी और अली ब्रदर्स ने आजादी की लड़ाई में बंबई में खिलाफत तहरीक शुरू की, खिलाफत हाउस के अंदर, तो यही वो लोग जो बेचारे बेजारों मददगार भागकर बाहर से आए थे ना, ये लोग बंबई गए। क्या जिगरा था उनका। इसी मालेगांव के लोग मुंबई गए और जाकर वहां पर उन्होंने खिलाफत तहरीक को अपनाया। और मालेगांव में जाकर के हर नौजवान के अंदर खिलाफत तहरीक की एक जो है पूरी हवा फैल गई मालेगांव में आने के बाद। कुछ मालेगांव के उलमाए कराम, कुछ मुजाहिदीन आज़ादी,
इनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ जुल्म हुआ था। मैं देख रहा था कि यहाँ पर अंग्रेज की पुलिस की टक्कर हुई। 1922 में यहाँ 7 मुजाहिदे आजादी को फांसी हुई थी। 7 मुजाहिदे आजादी को फांसी हुई थी और उसमें अंग्रेज की पुलिस भास्कर राव की गोली का निशाना बने थे अब्दुल कादिर मुजामर मियाँ मालेगांव के, मोहम्मद मासूम और मोहम्मद बशीर। इसके बाद जब लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी तो सैयद सलमान शाह, मुंशी मोहम्मद शाबान, अब्दुल गफूर, मोहम्मद इसराइल, बुद्धू वल्द फरीदन, मोहम्मद हुसैन वल्द हाजी मोहम्मद, अब्दुल्ला वल्द खुदा बख्श, मौलाना मोहम्मद इसाक नक्शबंदी, हकीम अब्दुल मजीद एहसान मालेगांव को शोदाए कराम या उनको शहीद किया गया। मैं आज आप अपनी तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। ये जमीन मुजाहिदे आजादियों की जमीन है। ये भागे नहीं थे उनकी तरह, सावरकर की तरह से। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज मुसलमानों के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा गठरियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा थे। कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आ जाओ, तुम्हारे लिए हमने पाकिस्तान बना दिया है। एक मुस्लिम कंट्री बना, एक हिंदू कंट्री बना। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1947 के पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। किसने पाकिस्तान बनाया? मुसलमानों ने नहीं बनाया। जानबूझकर इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। और जब मुसलमान जाने लगा तो मौलाना आजाद ने दिल्ली की मस्जिद की जामा मस्जिद से कहा पुकार पुकार के, मुसलमानों मत जाओ, चले जाओगे तो तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। कोई वहां पर अजान देने वाला, नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हारी कब्रिस्तान पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। क्या मुसलमानों, तुम्हें याद नहीं, तुमने इसी यही गंगा नदी में तुमने यही वजू कर नमाज पढ़ा है। तुम्हें मैं खुदा का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम मदद नहीं बल्कि आपको इंसाफ देंगे। रुक गए थे हम लोग, नहीं गए थे हमारे बाप दादा पाकिस्तान। जितने पाकिस्तान के उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। जब भी फौज में जरूरत पड़ी, हमारी नौकरियां हमको कम मिलती हैं, लेकिन जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान या कहीं से भी कोई जंग हुई है तो मुसलमानों की जितनी भर्ती हुई ना, उससे बहुत ज्यादा एवरेज में मुसलमानों ने कुर्बानी देकर हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों मुल्क के अंदर? बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया। जज साहब कहते हैं कि वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं। मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी है जो चिल्लाया जा रहा है। बहुत दिन से उसकी इंक्वायरी हुई। जज साहब कहते हैं कि 1949 की रात में मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई थी ना, वो गुंडागर्दी थी, क्रिमिनल एक्टिविटी थी। हमने तालियां बजाई, वाह माशाल्लाह, ये जज साहब बहुत अच्छा आदमी है। ये कह रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटी थी, जरूर सजा देगा उनको। एक कलेक्टर नायर, उसने मूर्तियां जैसे रखी गई ना, मस्जिद को बंद कर दिया और नमाज रोक दी गई। 6 दिसंबर 1992 को आपने देखा कि नहीं देखा? मस्जिद मिसमार की गई। देखा था कि नहीं देखा था? बोलिए ना। टेलीविजन पर आया था कि नहीं आया था? हाथों में बेलचा लेकर तोड़ रहे थे कि नहीं तोड़ रहे थे? कोर्ट में मुकदमा आ गया। जज साहब कहते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा कौन तोड़ा। सबको मालूम, उनको नहीं मालूम। और जज साहब कहते हैं कि मैं फैसला देता हूं कि यहां मंदिर बने, इसलिए कि देश की मेजॉरिटी चाहती है कि मंदिर बने। मुसलमान भाइयों, हम मेजॉरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में हैं। हम माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में नहीं है। और माइनॉरिटी में रह के भी हम लोग ना शेख, पठान, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी में बंट गए हम लोग। हमारी हैसियत ही कम हो गई। मैं उलमाए कराम से बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा के वास्ते 50 मीटिंग में चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूं, खुदा के वास्ते अपने मसलक पर चलो। जितने अपने मसलक की तारीफ करना खूब करो, लेकिन दूसरे मसलक को गाली मत दो। इससे इंतशार पैदा होता है, कौम बढ़ जाती है।
एक तो तादाद कम, दूसरे इंतशार। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों? तो मैं कह रहा था मस्जिद वहां मंदिर बन गई। अब एक और फैसला हो रहा है अभी, वक्फ की जमीन। किसने किया था वहां पर फैसला? नायर कलेक्टर ने 1949 की रात में। और अभी सरकार कहती है कि 12 मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के और एक जो है सीईओ है। अब 12 मेंबर में हम अपने मेंबर घुसाएंगे, मेजॉरिटी उनकी हो जाएगी। सीईओ कहता था कलेक्टर से, जाओ मालेगांव में जगह ये है ना, किसी ने कब्जा कर लिया है, ये वक्फ की जमीन, इसे खाली करवाना है। अब सीईओ नहीं कहेगा, अब कलेक्टर कहेगा। कलेक्टर किसका आदमी है? सरकार का। माफ करना, बुरा मानेंगे लोग, लेकिन तलवे चाटकर अपनी पोस्टिंग करवाते हैं। मुझे अच्छी जगह दे दो। ये कलेक्टर लोग जो होते हैं ना, बुरा मत मानना, सच्चाई बोल रहा हूं, कोई होगा कलेक्टर तो शायद उसको बुरा लगेगा, लेकिन जब कोई मिनिस्टर फोन करता है ना, बंद कमरे में सर सर सर, ये सर ये सर ये सर ये सर खड़े हो जाते हैं। वो किसकी बात सुनेंगे? कलेक्टर फैसला करेगा कि ये जमीन जो है ना, ये वक्फ की नहीं, ये फलाने आदमी का घर था। कलेक्टर किससे कहेगा? जो वक्फ बोर्ड का सीईओ कहता था कलेक्टर से। 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के सीईओ के अंडर में थे। बात सुनो जरा, 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के सीईओ के अंडर में थे। अब जो है ना 36 कलेक्टर के अंडर में सीईओ आ जाएगा। फैसला लिखेगा कलेक्टर, स्टैम्प मानेंगे, रबर स्टैम्प कौन रहेगा? सीईओ। मैं गया था अहमदनगर में गया मैं ना, एक मस्जिद है वहां पे, उसमें गुंबद भी है, सब कुछ है। अंदर देखा तो पुलिस बैठी है। बोले पुलिस क्या कर रही है? बोले पुलिस स्टेशन है। मेरी मस्जिद में पुलिस स्टेशन है, आगे म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस है, आगे हमारी मस्जिदों में ऑफिस चल रहा है सरकार का। हमारे पुरखों ने अपनी जमीनों को अपने मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, स्कूलों के लिए, यतीम खानों के लिए दे दिया कि मेरे मरने के बाद मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। इन जमीनों का आज जो है ना बंदर बाट हो गई है। मगर मुझे खुशी है एक बात की, मैं अखिलेश जी को, राहुल जी को, दोनों को बधाई देना चाहता हूं। मैडम को बधाई देना चाहता हूं जो बैठी है वहां पे बंगाल में। वाह, आपने एक घमंडी का जो है ना घमंड तोड़ दिया। 10 साल में कोई बिल वापस नहीं गया था, जो चाहो पास करा लो। लेकिन वार इंडिया अलायंस, वार जनता, आज माशाअल्लाह किसको वोट दिया? जनता ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी को भी वोट दे दिया। किसको हराना था? घमंड को तोड़ना था। 400 पार अगर हो गया तो क्या होता? ये हमारी जो जमीन है, जो आज हिंदुस्तान में फौज की जमीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद रेलवे की जमीन है, उसके बाद इस दबी हुई कौम की जमीन है 9 लाख एकड़। ये माफियाओं की नीयत उस जमीन पर पड़ गई है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया अलायंस की, माशाअल्लाह समाजवादी की 5 सीटें थी, 37 सीटें हो गई और बिल वापस हो गया। और इंशाअल्लाह वो बिल कभी पास नहीं होगा। हम वादा करते हैं बिल पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ेंगे इसके लिए हम लोग। अखिलेश यादव का वादा है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन बिल पास नहीं होने दूंगा। हमें यही करना है। आज यहां क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? हम सोचते हैं त्योहार आएगा तो हम मिठाई बांटेंगे, अपने हिंदू भाइयों को शरबत पिलाएंगे। रामनवमी आएगी ना, हमारा कान खड़ा हो जाता है। ये रामनवमी आएगी तो 50-100 लड़के मोटरसाइकिल लेंगे, गेरुआ झंडा लगाएंगे, टीका लगाएंगे, मेरी मस्जिद के सामने आकर कहेंगे जय सिया राम, जय सिया राम। आदमी कहेगा भाई साहब अजान हो रही है, जरा सा थोड़ा मत के, बोले बंद कर दे अजान। क्या इसीलिए हम हिंदुस्तान में रुके थे? हमारी अजान को तुम बंद कर दोगे? और अगर किसी नौजवान लड़के ने आकर झगड़ा किया ना, तो ये पुलिस के सामने खड़े होकर के मस्जिद में घुस करके मस्जिद का माइक तोड़ देते हैं, कुरान शरीफ को जला देते हैं और मीनारे पर चढ़ के हथौड़ा मारते हैं। देखा कि नहीं देखा? लानत है हमारी जिंदगी पर, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका रास्ता एक ही है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, अली मियां नदवी साहब इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम थे,
बहुत जहीर आलिम थे, आलिम मियां नदवी साहब। सऊदी अरब से, दुबई से जहाज आता था, लखनऊ में उनको ले जाता था। वो एक बार गए थे मिस्र में, मिस्र की लाइब्रेरी में गए। उन्होंने कहा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक किताब दे दो। लाइब्रेरियन से कहा सबसे अच्छी किताब चाहिए। उसने कहा साहब अगर आपको सबसे अच्छी किताब चाहिए रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर तो अली मियां नदवी साहब ने लिखा वो किताब ले लो। कहा मैं ही हूं अली मियां नदवी, मैं ही अली मियां नदवी हूं, वही मांग रहा किताब। कितना बड़ा कैरेक्टर था। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान 100% मुसलमान जो है ना अपना नमाजी बन जाए, बाजमात नमाजी बन जाए। नमाज सबसे बेहतर बात जमात की होती है। हिंदुस्तान का 100% मुसलमान जमात से नमाजी बन जाए, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी सूझबूझ नहीं आई, सियासी बसीरत नहीं आई, तो सुन लो हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मुल्क में ऐसा वक्त भी आ सकता है कि तुम 5 वक्त की नमाज भी तुम्हें मौसर नहीं होगी। किसने कहा ये? इसे अली मियां नदवी साहब ने कहा। उसको हम भूल जाएं क्या? इसलिए मैं आया हूं मालेगांव के लोगों, 1995 से लड़ रहा हूं। रात को 2 बजे पहुंचा हूं, सुबह 7 बजे निकल गया हूं। घर में रोज झगड़ा, घर में रहते नहीं। घर देखूं कि कौन देखूं, मिल्लत देखूं, क्या देखूं, क्या देखूं? पैर सूज जाते हैं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन एक जुनून सवार है कि मैं इस मुल्क में किराएदार नहीं, मैं मालिक हूं। इस मुल्क का मालिक हूं मैं इस मुल्क में रहूंगा तो जिस तरह टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था 1000 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी है। बहुत तकलीफ दे रहे हैं मुझे, मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं इस सच्चाई के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या हो। मालेगांव के लोगों, ये मेरा इलाका है। रोज यहां पे मैं आपके पास आया हूं, दास्ताने क्या क्या सुनाऊं आपको। एक आफ्ताब पूना वाला था, उसने कोई लड़की को काट डाला। ये फिरका परस्तों ने उसी से मुल्क में चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सकल हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज क्या होता है? बोले पूरे हिंदू लोग की तरफ से क्यों मोर्चा निकल रहा है? अरे मुसलमान ने लड़की को काट डाला और उसको फ्रीज में डाल डाला। अब बाद में मालूम पड़ा कि ये मुसलमान नहीं, ये पारसी है। उसके बाद 10 केस ऐसे आए जो हिंदुओं ने लड़कियों को काटा, फ्रीज में काट के रख दिया, तो कोई टीवी दिखाता नहीं। अभी मैं गया था यहां अपना विकासगढ़, मुझे वीडियो दिखाए लोगों ने। एक औरत 10 दिन से कह रही है चिल्ला चिल्ला कर, चलो विकासगढ़ दरगाह पे जाएंगे। जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, अयोध्या में बाबर की छाती पर चढ़ करके हमने गेरुआ झंडा लगा दिया था, उसी तरह से जाएंगे और विकासगढ़ में झंडा लगाएंगे, गेरुआ झंडा लगाएंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही। 13 तारीख को, 14 तारीख को जाना था, तारीख थी 13 की रात में मुख्यमंत्री वहां गए। मैं पूछूं मुख्यमंत्री साहब क्यों गए थे वहां पे आप? मुझे नहीं मालूम क्यों गए थे, लेकिन उसी शहर में गए जहां ये हुआ। 14 तारीख को कई हजार लोग जमा हो गए दरगाह के नीचे। पुलिस ने कहा 144 लगा दिया, नहीं जा सकते। उसके पहले नहीं लगाया, 10 दिन तक चिल्ला रही औरत, तो आपने नहीं लगाया। और उसके बाद जब वहां 3-4 हजार लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे ऊपर। पुलिस की मौजूदगी में चले गए और जाकर नंगा नाच नाचा। वहां से उतरने के बाद जाकर आपने देखा होगा फोटो, मस्जिद में घुसकर मस्जिद को तोड़ा। मैं गया था तो फर्श पूरी काली हो गई थी, बोले कुरान शरीफ यहीं जलाया। क्या केस बना उनके ऊपर? जमानत भी हो गई। और त्रिपुरा में कुरान शरीफ जलाया, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, तो मालेगांव के नौजवानों ने उसकी मुखालफत किया तो 11 महीने जेल में रहे। सही है कि गलत है? 11 महीने जेल में रहे।
और मैंने सुन लीजिए अनवर साहब, मैं यहाँ के लोगों को लेकर गया उनके पास, होम मिनिस्टर के पास, सारी दास्तान सुनाई। जो दरियाई घोड़ा होता है ना, करता रहता है, ऐसे मिनिस्टर सुनता रहा, कुछ नहीं किया उसने। और मालेगांव के सभी लोग चले गए उसकी पार्टी में, उनको होम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारी हैसियत इसके अंदर, ये तुम्हारी हैसियत। बस सियासी पार्टियों के पीछे भागते रहो, चाहे कुछ मिले ना मिले। 11 महीने लड़के अंदर रहे, और हम कुछ करते हैं, पत्थर लगाते हैं तो 307, वो जो चाहे कर लें, उनको 153 है, 3 दिन में बाहर। कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं हाउस के अंदर खुल के बात करता हूं। क्या है कानून देश में? आप मुसलमानों के लिए कानून? 7 लाख करोड़ का बजट आया हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का। हम 20% है महाराष्ट्र में, मैं 12% मुसलमान है, 8% जो है ना दूसरी अकलियत के लोग हैं। कितना हमको बजट दिया? 900 करोड़, अपना 900 करोड़। अगर आप अभी हिसाब लगाएंगे 7 लाख करोड़ का, तो 20% हमको मिलना चाहिए। हमें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही पैसा नहीं मिलता, और जो अनाउंस होता है ना उसका आधा पैसा वापस चला जाता है, नहीं मिलता हमको कब्रिस्तान की जमीन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दर दर ठोकने खानी पड़ती है। उस दिन अजीत पवार साहब ने कहा कि मैं माइनॉरिटी के साथ में जुल्म नहीं होने दूंगा, मैंने तालियां बजाई। अरे वाह वाह, ये कहां से निकाला है नौजवान? एक कह रहा है कि मैं मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। मैंने लिखा कि सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने ऐसी बात किया। प्लीज जरा सा, जो ये अपना पूसे गांव में एक नौजवान को मार दिया गया, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, मस्जिद में घुस के मार दिया बेकसूर, उसको मुआवजा दीजिए, और जिसने मारा जेल भेज दीजिए। आज तक जवाब नहीं है। ज़बानी बातें कब तक चिल्लाते रहेंगे? अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे खुल के बताओ। कहते हैं मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों न हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। तुमको अल्लाह की कसम है, खुदा का वास्ता है, तुम सबको बताओ मैंने कौन सा गलत काम किया जब से राजनीति में आया हूं। मैंने तुम्हारी लड़ाई लड़ी के लिए, बताओ खड़े होकर के बताओ मैंने गलती कौन सी किया जिससे तुमको मेरे से नाराजगी है। मैं सुनना चाहता हूं, बताओ ना, कोई है गलती मेरी? मैं दर दर भीख मांग रहा हूं आपसे, किसके लिए? अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। मैंने पढ़ाई के बाद कारोबार किया, भाग दौड़ किया, माशाल्लाह मेरा कारोबार इतना चलता है कि मैं दिन रात काम करते रहूं तो मेरे बच्चों को दाल रोटी इज्जत से खिला सकता हूं। मेरे बच्चे कब जवान हुए मुझे नहीं मालूम, मुझे याद ही नहीं कब जवान हो गए। सुबह से शाम तक आपका भागता हूं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ताकत दे दो, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि मैं 3 बार असेंबली में रह चुका हूं, 1 बार पार्लियामेंट में रह चुका हूं। मैंने कौन सा इशू है जिस पे मैंने बात नहीं किया? लेकिन मैं कानून नहीं बनवा सकता क्योंकि मेरे पास सर नहीं है। और अब की बार बहुत अच्छा चांस है। अब की बात जो सर्वे आया है ना, सरकार 5-10 वोटों से आगे पीछे रहने वाली है। वही 5-10 मुझे दे दो, खुदा की कसम चमत्कार नहीं किया ना तो थूक देना। यही लालच है मुझे, और कुछ लालच नहीं है। मैं मेरे इलाकों को अच्छा बनाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं वहां पर ब्यूटिफिकेशन काम हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, तुम्हारे बाप का पैसा है। अगर मेरा गरीब भाई भी साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, दूध खरीदता है, चप्पल खरीदता है, खाने की चीज खरीद, सब में टैक्स भरता है। वहां पर सुंदरीकरण होगा, यहां सड़क भी नहीं बनेगी। चाहते हो कि सड़क बनेगी? नहीं बने? आओ गोंडी में देखो, हलक में हाथ डाल के पैसे लेता हूं, बनवाता हूं गोंडी में। और गोंडी की हालत मैंने सुधार दिया है। असेंबली में रोज लड़ता हूं, लेकिन मैं यहाँ का एमएलए नहीं हूं। अगर यहाँ का एमएलए होता ना तो उनके बाप को यहाँ भी पैसा देना पड़ता। यहाँ का एमएलए मैं नहीं हूं। यहाँ का एमएलए इसको बना दो।
गलतियां होंगी, आपको नाराजगी भी कुछ लोगों को होगी। कुछ लोग मुझे मिले आज, मैंने उनसे कहा कि समझाया, मैंने कहा नहीं आसिम भाई साथ दूंगा। मैंने कहा सुनो, इसी में मत बंटो, छोटी छोटी बातों में, छोटी सी बातों मत बंटो, एक साथ रहो। एक हो जाए तो बन सकते हो खुर्शीदुल मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। अगर मुझे 6-7 एमएलए दे दोगे ना, तो मैं महाराष्ट्र की हिस्ट्री मुसलमानों के लिए बदल कर नहीं दिखाया ना, तो थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। ये पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ मुकदमा, उनके साथ उनको सारा बिसलेरी वाटर पिलाते हो। हकत तो मुझे कि पुलिस वाला भी जो अंदर बैठे ना, मेरा फोन आया तो वो भी अंदर से बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं किसी आदमी को भेजूं ना, उसके पैर में चप्पल भी ना हो, अबू आसिम में नुमाइंदा आया है, वो ऐसा सलूट जिस दिन करेगा ना, उसी दिन मैं चैन से बैठने वाला हूं। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं, मालेगांव के लोगों, मत भटको, मत सोचो कुछ ये यूपी वाला है, ये खानदासी है, ये कौन है, छोड़ दो ये सब बात। तुम्हारा भाई अबू आसिम कोई लीडर नहीं, तुम्हारा खादिम है, तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे पास आया है। अगर जिंदगी में जीतने वाले एमएलए से अबू आसिम ने 1 रुपया भी मांगा तो मेरे लिए सुअर का गोश्त। मैं मेरी ताकत के मुताबिक मेरे एमएलए को मदद भी करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। जाओ आगे बढ़ो, काम करो, काम करो कौम के लिए। अबू आसिम के लिए कोई काम की जरूरत नहीं, मैं तो कुछ भी काम करवा लूंगा अपना, लेकिन मेरी कौम का काम करो। मालेगांव में जान का प्राइस फिक्स करो, ये रोजाना सोने की तरह बढ़ता घटता रहता है, बंद करो इसको। हर महीने का जान का प्राइस फिक्स करो, ताकि लूम के लोग अपने कपड़े को अच्छी तरह से बनाकर बेच सकें। सब्सिडी दो, और ये जो प्राइवेट कंपनियां लाए मुस्लिम एरिया में ना, भगाओ इनको यहां से। अगर लाना है तो पूरे महाराष्ट्र में लाओ, यहां क्यों लाए खाली? यही सबसे कमजोर दिखते हैं आपको। कब होगी बात? जब मेरे पास 5-6 एमएलए होंगे ना, और जब असेंबली में बहस होगी ना, तो इनके बाप को मेरी बात सुननी पड़ेगी। करोगे कि नहीं करोगे बोलो? देखो तुम लोग जज्बाती लोग हो। अबू आसिम आए, हाँ करेंगे, बाद में चले गए, भूल गए। मुसलमान हो कि नहीं? पक्के मुसलमान हो कि नहीं? मालेगांव में 400-500 मस्जिदें हैं यार, जबरदस्त जगह है ये। और यहाँ के मुसलमान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। वादा करना तो पूरा करना, और मर्द हो तो खड़े हो कहना अबू आसिम तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, नहीं करोगे तो मैं आपका मालिक नहीं हूं, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका खादिम हूं। आप बताइए कि आप वादा करके वादा खिलाफी तो नहीं करोगे? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, आप क्या मेरे साथ दोगे नहीं दोगे? पक्का ना? मैंने अखिलेश जी से बोला, अखिलेश जी को बुला रहा था मैं यहाँ पर, आ जाओ, तो अखिलेश जी बोले अलायंस हो तो आता हूं। तू क्यों खड़ा हो रहा है? मैं कल गया था लखनऊ। मैंने अखिलेश जी से बोला कि आपने तारीख तय किया था मालेगांव की, आप आए क्यों नहीं? तो बोले मैं सोचता हूँ कि अलायंस की डेट, अलायंस हो जाए तो आऊं। मैंने कहा नहीं, आपको अलायंस हो या ना हो, आपको आना है मालेगांव। तो उन्होंने मुझे एक डेट दिया है, बहुत बिजी है वो, लेकिन 15, 18 और 19, 18 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, 19 को धुरिया में रहेंगे। और मैं उसके पहले इंशाल्लाह इकरा हसन को बुला दूंगा यहाँ पर। ये आपकी पार्टी की है, वो जहां बोलूंगा आएंगी वो लोग, आना ही पड़ेगा। और बोलोगे ना तो जिसने अयोध्या में बीजेपी को पटका है ना, उसको बुला सकता हूं। अरे मैंने 37 में 33 को तो बम्बई बुला लिया था। तुम्हारे भाई को कमजोर मत समझो, मैं जो कहता हूं मेरा लीडर वो करता है, तो जरा भूलना मत भैया। पक्का ना? पक्का ना? अभी मैं डायरी खोल के लिखने वाला हूं। आज की तारीख क्या है?
30 अगस्त को मेरे नौजवान भाइयों ने, मेरे इनकलाबी भाइयों ने, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, उन्हीं के खानदान के लोगों ने मुझे वादा किया है कि मैं शान हिंद को जुदा कर दूंगा। बहुत आएंगे लोग बहकाने आपको, पानी फूंक के देंगे, पी लो। अरे एक तो कहता है कि वो किसी को लड़का नहीं हो रहा था, पानी देंगे बच्चा पैदा हो जाएगा। पता नहीं चला क्या क्या, मुझे नहीं मालूम क्या होता है। नहीं मैं नहीं बोल रहा कौन कहता है, ये तो नहीं बोला मैंने। अब क्या बोले यार, अभी क्या बोले। तो ये सब छोड़ दो, मर्द के साथ रहो, मर्द के साथ। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा है, पक्का भरोसा है इंशाअल्लाह। मैं कल रात को 2 बजे अखिलेश जी से बात किया और मैंने बोला सुनो, मैं मालेगांव अब की बार जीत कर नहीं दिखाया अखिलेश भाई तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मैंने कह दिया है कि मालेगांव में जीत कर दिखाऊंगा। मैं कैसे जीतूंगा, ये लोग जीतेंगे ना, ये जिताएंगे। आज से कह दो, हमने तय कर दिया। आज अब कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी नौटंकी करे, भैया हम नहीं सुनेंगे, हम अबू आसिम के साथ ही रहेंगे। ठीक है? मुस्तकीम भाई तो आगे जाने वाले, पीछे कहाँ रहेंगे? ये मुस्तकीम, जब मुस्तकीम मुझे मिला ना, मुझे लगा ये अच्छा आदमी है यार, कसम से मुझे लगा ये सीधा आदमी है और दोस्ती काबिल आदमी है। हलीम भाई तुम साथ दे रहे हो ना? हैं? इधर उधर मत रहना, हाँ ये रहना। हैं? हाँ नहीं, हलीम भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं यार। मत देखिए दामन में गुल आएगी खा रहा है, मत देखिए दामन में गुल आएगी खा रहा है, ये देख कि किस तरह मालेगांव में बाहर है। ठीक है? छोड़ दो दोस्ती वोस्ती, कौम के नाम सब कुर्बान। लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह मालेगांव में समाजवादी पार्टी का एमएलए आएगा, वो एमएलए अबू आसिम होगा। शान हिंद के साथ, शान हिंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मालेगांव का काम कराऊंगा, मेरा वादा है। ऐसे भी मेरे पास 2 एमएलए हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं किसी मंत्री के यहाँ जाता हूँ ना, 15 आदमी खड़े हों, सब हट जाते हैं, बोले अबू आसिम के पहले काम करें, मेरा काम पहले करते हैं। तो आपने बातें सुनी और मुझे अच्छा लगा। अभी कुछ खाना वाना खाऊंगा कहीं, हमारे दोस्त से बोले खाना वाना पकाए हैं, नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा पेट तो भर गया आपसे मिल गया, हमारा पेटवा भर गया आप लोगों का बात सुन के। और कोई भी काम हो, सरकारी कोई भी काम हो, आधी रात को अबू आसिम को मैसेज दो। कहीं जुल्म हो रहा पुलिस का, कहीं किसी आदमी का इलाज करवाना है, कहीं कमिश्नर बात नहीं सुन रहा है, कहीं कलेक्टर की गुंडागर्दी है, कहीं पुलिस का कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर है, एनी टाइम। जाओ हमारे ऑफिस में जाओ, वो बैठते हैं वहाँ पे मुस्तकीम भाई। कौन से मुस्तकीम भाई, नाम क्या आ गया? डिग्निटी। बोला डिग्निटी क्या है यार, आज पूछा मैंने एक आदमी से, ये डिग्निटी का मतलब क्या? बोले इनका धंधा था कोई डिग्निटी, इसलिए डिग्निटी हो गया। तो मुस्तकीम भाई डिग्निटी बैठे हैं। मैं आपको एक सच्चे इंसान की तरह वादा करता हूं, आज से मैं आपका एमएलए हूं, मालेगांव का एमएलए मैं हूं। जो भी काम हो लाओ मेरे पास, मैं पूरे ईमानदारी के साथ मालेगांव का जो भी काम है ना, मैं करके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नारा लगाओ। हाँ अरे हो गया ना, क्या अरे भैया सुनो ये क्या कह रहे हैं मालूम है? टिकट का ऐलान कर दो। वो तो मसल वो है कि सारी रामायण हो गए, बोले सीता कौन सी? बोला रहे ऐलान किया ना भैया, इधर